ठंड में जुगाड़ू बहू का प्लास्टिक पाइप का घर, रसोई और घरेलू सामान। तारागढ़ की हवा में आज हल्की सी धूप थी। तारागढ़ पाइप क्राफ्ट्स के सामने एक आलीशान चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से मिसेस खन्ना निकलकर शोरूम में गई। आइए मिसेस खन्ना, आपका स्वागत है तारागढ़ पाइप क्राफ्ट्स में। मिसेस खन्ना की नजरें दीवार पर लगे एस्थेटिक पाइप लैंप और जादुई नक्काशी वाले सोफे पर टिक गई। वैसे तो आपके पास सभी सामान बहुत एस्थेटिक होता है, लेकिन आज मुझे ये सोफा और प्लास्टिक पाइप की गमले बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मिसेस खन्ना। हम लोग प्लास्टिक पाइप का सारा सामान इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे कस्टमर को ये अट्रैक्ट कर सके और यूनिक लगे। फिर आप तो वैसे ही भी हमारी फिक्स्ड कस्टमर है। मीरा जी, आपके हर चीज में जैसे कोई कहानी बसी हो। शहर के बड़े बड़े मॉल्स में भी ऐसे डिजाइन नहीं मिलते, पर मुझे इस बात की हैरानी होती है कि आपने सब कुछ प्लास्टिक पाइप से करने का क्यों सोचा। आपको ये आइडिया कैसे आया? आपने और आपकी देवरानियों ने हमेशा से ये किया है क्या? मिसेस खन्ना, अगर उस दिन धुआंधार बारिश न होती तो शायद हम लोग आज भी मामूली सी जिंदगी ही जी रहे होते। ये आइडिया किसी शौक से नहीं बल्कि जान बचाने के मकसद से आया था। तारागढ़ गांव की उस शाम की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। काले गहरे आसमान से पूरा बादल ढका हुआ था और वहीं मीरा के पुश्तैनी मिट्टी के घर में चूल्हे की गर्माहट और मसाले की खुशबू छाई हुई थी। तीनों भाभियां किचन में काम कर रही थीं। तभी नंद छुटकी भी किताब रखकर भाभियों की मदद कराने आ गई। भाभी, मुझे भी बताइए अगर कोई मदद की जरूरत हो। नहीं छुटकी, सारा खाना पक गया है, बस तू माँ और बाबूजी को बुला ले खाने के लिए। खाना तैयार हुआ और घर के सभी लोग, तीनों बेटे, सास, ससुर, नंद और बच्चों ने मिलकर गोल घेरा बना लिया और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। अरे वाह, मेरी तीनों बहुओं के हाथ में तो वही स्वाद है जो उनकी सास के हाथ में था। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बेटा तुम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, खाने में तो बड़ा स्वाद है। ये तो उससे भी अच्छा बनाया है जो मैं बनाया करती थी। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाने का स्वाद ले रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये खाना इस रसोई का आखिरी खाना है और आज की रात इस छत के नीचे आखिरी रात है। सभी सो जाते और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रात के 2 बजे। अभिनव, उठिए, बाहर देखिए कि कैसा शोर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिनव। जब बाहर झांककर देखा तो बाहर का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तेज बारिश और तूफान की वजह से घर गिरने ही वाला था। अरे भागो सब लोग, बाहर निकलो। रिंकू, पिंकी, माँ जी, बाबूजी, जल्दी बाहर निकलो सब लोग। मीरा ने अपनी सास को सहारा दिया और सुमन आरती ने अपने ससुर को सहारा देकर जैसे तैसे घर से बाहर निकाला। नंद छुटकी ने जो भी घर में जरूरी कागजात थे उसका थैला उठा लिया। घर के सभी लोग सुरक्षित घर के बाहर निकल गए। तभी इस जोरदार तूफान और बारिश की वजह से पूरा घर गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो पूरा घर ही गिर गया। अभिनव के बाबूजी, देखिए, हमारा इतना पुराना घर आज हमारा साथ छोड़ गया। अरे घर तो गिर गया, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ इस तूफान और बारिश में जाए। अगली सुबह जब मीरा की आंखें मलबे पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आई। अब ये नीला तिरपाल ही उनके लिए उनका नया घर था। तिरपाल की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। तभी अभिनव फैक्ट्री से घर आते हैं। मीरा, तुम्हारे कहने पर मैं गया फैक्ट्री। अपने बॉस से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, पर हमारा पूरा घर गिर गया है। देखो अभिनव, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस समय पैसे नहीं दे सकता। प्लास्टिक पाइप के बॉक्स को ले जाओ, हो सकता है तुम्हारे किसी काम में आ जाए। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये कुछ पाइप के टुकड़े ले आया हूँ, क्योंकि इन्हें जला लेंगे तो माँ जी को थोड़ा सा सहारा मिलेगा, जो इतनी ठंड की वजह से उनके बदन कांप रहा है। कुछ देर के लिए तो उन्हें आराम मिल ही जाएगा ना। कैसे कल तक हम अपनी रसोई अपने छत के नीचे ठाट से बैठे थे और आज इस नीली तिरपाल के नीचे गीली जमीन पर सोना पड़ेगा। महेंद्र और राघवेंद्र भी परेशान थे क्योंकि उन्हें भी पैसे नहीं मिले थे। अब घर के सभी लोग सर्दी की वजह से परेशान थे क्योंकि बच्चे और बूढ़ों का बुरा हाल हो रहा था। काफी मुश्किलों के साथ रात बीत जाती है। चलिए भैया, हम लोग बाहर चूल्हा जलाते हैं, शायद थोड़ी आग जल ही जाए। अभिनव, राघवेंद्र और महेंद्र तीनों भाई बाहर आकर चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकड़ी गीली होने के कारण चूल्हा नहीं जल पाता। पूरा परिवार ऐसी बेबसी में डूबा जहां आशा की कोई भी किरण नहीं दिख रही थी। देखिए तो भाभी, सर्दी की वजह से माँ जी का बुरा हाल हो गया है। कब तक ऐसा चलेगा? इस तिरपाल के नीचे रहे तो सब लोग सर्दी के कारण जम जाएंगे। हाँ भाभी, मुझे तो बच्चों और माँ बाबूजी की यह हाल देखा ही नहीं जा रहा।
आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुमन और आरती की बातों को ध्यान से सुनते हुए मीरा तिरपाल से बाहर झांक रही थी। रिंकू और पिंकी दोनों बच्चे बाहर पाइप से खेल रहे थे जो कल अभिनव फैक्ट्री से लेकर आया था। वो ग्रे और हरे रंग के पाइप कल तक जो सिर्फ एक बोझ थे, आज मीरा के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। आखिर मीरा ने ऐसा क्या देख लिया जो उसके चेहरे में मुस्कान आ गई थी। देखो तो, ये बच्चे हम बड़ों से ज्यादा दिमागदार निकले। मीरा ने देखा कि रिंकू ने 4 पाइपों को जोड़कर एक छोटा सा चौकोर ढांचा बनाया और उसके ऊपर थोड़ी एक पॉलीथीन का टुकड़ा रख दिया और फिर रिंकी ने अपनी गुड़िया उसके अंदर रख दी और कहने लगी, देखो तो मेरी गुड़िया का घर तैयार हो गया। मीरा, सब लोग इतने परेशान हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल समय चल रहा है हमारा। मुझे सब पता है कि मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन अभिनव आप देखिए, वो दोनों बच्चे जो कल आप पाइप लाए थे ना, उसे जोड़ के अपना घर बना रहे हैं। अरे बेटा, बच्चों का क्या पता, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों देख रही हो उनको ऐसे? माँ जरा सोची तो, जो पाइप एक गुड़िया का घर बन सकते हैं, उससे हमारा घर क्यों नहीं बन सकता? जिस पर रिंकू ने पिंकी की गुड़िया का घर बनाया, उसी तरह हम भी तो अपना घर बना सकते हैं ना, पाइप जोड़कर। मीरा तिरपाल से बाहर निकली और बच्चों के पास जाकर बैठ गई। उसने एक पाइप उठाया। वो ग्रे और हरे रंग के पाइप हल्के जरूर थे पर मजबूत थे। उसने एक पाइप उठाया और जमीन पर दे मारा और देखा कि पाइप टूटा नहीं। अरे सुनिए अभिनव, राघवेंद्र, महेंद्र, बाहर तो आइए। तीनों भाई और सुमन, आरती, छुटकी सभी लोग बाहर निकल आए। क्या हो गया मीरा? मीरा ने रिंकू के पाइप से बनाए गए ढांचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, अगर ये बच्चे इन पाइपों का इतना अच्छा घर बना सकते हैं तो हम अपने लिए इन पाइप से घर क्यों नहीं बना सकते? अभिनव, तुम्हारे पास इतने सारे पाइप हैं, अगर हम भी उन्हें सही तरीके से जोड़ें तो उन्हें बारिश गिरा नहीं पाएगी और न ही तेज हवा से वो उड़ेंगे। सभी लोग जो खड़े थे सन्न रह गए। आरती और सुमन एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सुरेश जी अपना चश्मा उतारते हुए कहते हैं, बहू, प्लास्टिक के पाइप से घर, ये कैसे मुमकिन है? बाबूजी, ईंट और पत्थर का इंतजार करेंगे तो ये सर्दी हमें मार डालेगी। इन पाइपों के अंदर हवा होती है और वो हवा सबसे अच्छी रजाई। अगर हम पाइप की मदद लेकर घर बनाते हैं तो हवा अंदर नहीं जाएगी और इस तरह हम सर्दी से भी बच जाएंगे। मीरा के समझाने के बाद सभी लोग मीरा की बात पर ध्यान देते हैं और यहीं से मीरा की आंखों में सपना जागा जिसे दुनिया जुगाड़ कहती है। लेकिन मीरा के लिए तो ये उसके पाइप के महल की पहली ईंट थी। उसने एक बड़ा सा पाइप उठाया। अब हम रोएंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे अपने हालात बेहतर करने की। पाइप का घर बनाना शुरू कर दिया गया। सुरेश और उनके तीनों बेटों ने मिलकर पाइप के पिलर जमीन में गाड़े। मीरा, ये नहीं टिकेगा, ये बहुत हल्का है। देखिए अभिनव जी, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमने शायद सीधे लगा दिए हैं पाइप, इसलिए वो उखड़ गए, तो अब हम पाइप को एक्स बनाकर लगाएंगे। हाँ, और अभिनव भैया, हम पाइप को भारी करने के लिए पाइप के अंदर रेत और छोटे छोटे पत्थर डाल सकते हैं, जिससे पाइप का वजन भारी हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा सुमन, जब पाइप का वजन बढ़ेगा तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जमीन में पाइप को गाड़ तो दिया गया, लेकिन पाइप चिपकाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गोंद खत्म हो गई थी। भाभी, आप क्या होगा? पाइप तो जुड़ ही नहीं रहे। अरे आरती, तुझे याद है छुटकी की एक पुरानी चप्पल रखी थी, मैंने देखा था, और अगर रबड़ की चप्पल को जलाकर उसे चिपकाओ तो वो गोंद से ज्यादा असरदार होता है। सभी घर वालों के निरंतर प्रयास और मेहनत के बाद छत डाली, लेकिन जब बारिश हुई तो छत लचकने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये पाइप वजन नहीं सह पाएंगे। मेरा भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए लचक रहा है क्योंकि छत एकदम सपाट है। हमें छत को 3 कोनों से बनाना चाहिए, ट्रायंगल, और थोड़ा सा ढलान भी करना चाहिए ताकि पानी उसमें रुके ही ना, सीधा फिसल के नीचे गिर जाए। और फिर सभी की मदद से ट्रायंगल शेप की छत डाली गई जिसमें पानी नहीं रुक रहा था और उसमें नीली रंग की तिरपाल को पाइप के पिलर के ऊपर बिछा दिया गया। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाइप के घर में बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, ना ही मुझे सर्दी लग रही है। जब घर का बाहरी ढांचा तैयार हो गया तो मीरा ने रसोई घर पर ध्यान दिया। रसोई घर सबसे मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर आग और अपनी दोनों का काम है। मीरा भाभी, रसोई घर तो औरतों की जान होती है। हमारा रसोई घर तो पूरा सामान नीचे ही पड़ा रहता है, इसी वजह से बहुत फैलाव दिखता है। बात तो तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन जब घर पाइप से बन गया तो रसोई घर भी पाइप का ही बन जाएगा। भाभी, कैसे रसोई घर बन जाएगा? हमारे पास पाइप और हम उन्हीं पाइप को काटकर छोटी छोटी रैक्स बनाएंगे, जिससे कि हम सारा सामान उन रैक्स पर रख सके तो कुछ भी फैला हुआ नहीं रहेगा। तीनों बहू और नंद छुटकी ने मिलकर रसोई की बुनियादी चीज बनाई और उसे बहुत ही अच्छे से सजा लिया।
मसाला रैक मीरा ने 4 इंच के पाइप को लंबाई में काटकर फिर उसे यू शेप की पट्टी बनाई और उन्हें दीवारों पर कस दिया और सारे मसाले के डिब्बे उस पर सजा दिए। बर्तन स्टैंड पतले पाइपों को काटकर सीधी की तरह जोड़कर एक बर्तन स्टैंड बना दिया। अनाज के लिए कंटेनर बड़े पाइपों को खड़ा करके उनके नीचे ढक्कन लगाया गया ताकि ऊपर से अनाज डालो और नीचे से अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लो। अरे संध्या, तेरे घर तो लग ही नहीं रहा है कि टूट गया था। जरा रसोई घर तो देखो, ऐसा लग रहा है कि शहरों का रसोई घर तो बड़ा ही स्टैंडर्ड से सजा लिया है तुमने। हमारी किचन तो शहर के किचन जैसा ही लग रहा है। बताइए मधु आंटी, हमें अभी अपनी किचन में बहुत सारा काम करना है। अभी तो सिर्फ जरूरत की ही चीजें हैं। कुछ दिन बाद ही मीरा ने अपने किचन में पाइप का सिंक बनाया। सुमन, आरती, अब तो तुम देखना, हम अपनी किचन में सारा सामान पाइप से ही बनाएंगे और अपने पूरे घर को पाइप से सजा डालेंगे। अनोखा सिंक मीरा ने एक बड़े नाली वाले पाइप को गर्म करके उसे एक चौड़े बेस का रूप दिया। नीचे एक पाइप जोड़ा जो सीधे बाहर क्यारी में जाता था। अब बर्तन धोने का पानी कीचड़ नहीं करता था। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सब लोग बैठे होते हैं घर में। तभी संध्या जी कहती हैं कि अब तो ठंड और बढ़ रही है। माँ जी, आप ठीक ही कह रही हैं। अब सर्दी रोज बढ़ती ही जा रही है। अभिनव जी, हम लोग पाइप का हीटर बना लेते हैं जिससे हमारे घर में गर्मी बनी रहेगी। अरे, पाइप का हीटर कैसे बनाएंगे मीरा? मैंने सोच लिया है, बस आप मेरा साथ दीजिए। पाइप का हीटर मीरा ने चूल्हे के पीछे एक तांबे का तार लपेटा और उसे घर के मेन पाइप से जोड़ा। जैसे रसोई में शाम का खाना बनना शुरू हुआ, चूल्हे की आग ने तांबे के तार को गर्म कर दिया। तार की गर्मी ने पाइपों के अंदर की हवा को गर्म किया और गर्म हवा पूरे घर के पाइपों के जाल में दौड़ने लगी। समय 7 बज रहे थे शाम के। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन पाइप महल के अंदर का नजारा अलग ही था। बहू मीरा, ये दीवारें इतनी गुनगुनी कैसी हो रही हैं? इस पाइप महल में तो एहसास ही नहीं हो रहा घर के बाहर की सर्दी का। बात तो सही कह रही है संध्या बेटा मीरा। मेरे पैरों की जकड़न तो जैसे पिघल रही है। इस प्लास्टिक के पाइप के घर में तो कंबल की भी जरूरत नहीं है। किचन में दाल बन रही थी। खुशबू के साथ साथ उसकी गर्मी पूरे घर को गर्म कर रही थी। अभिनव, राघवेंद्र, महेंद्र तीनों जो उदास थे, आज पहली बार सुकून से हाथ सेक रहे थे। अब यह घर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि रहने के लिए एक अच्छी जगह बन चुका था। लेकिन फिर भी अभी बैठने और सामान रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। पापा, घर तो सही बन गया है, लेकिन बैठने के लिए कुछ नहीं है। मलबे में देखा था तो एक कुर्सी ही नजर आई। मीरा, क्या पाइप से कुछ बैठने लायक बन सकता है? जी पापा जी, बिल्कुल बन जाएगा। अभिनव, राघवेंद्र, अब हमें लकड़ी की फर्नीचर का इंतजार नहीं करना है। इन पाइप से बहुत अच्छा सोफा और बैठने के लिए पलंग बनाएंगे जो शोरूम की फर्नीचर को भी मात देगा। भाभी, पाइप तो गोल होते हैं, फिर उसमें कैसे बैठेंगे? लुढ़क नहीं जाएंगे? अरे देवर जी, घबरा क्यों रहे हैं? आप बस मेरा साथ दीजिए, हम सब बना लेंगे। और फिर सभी लोग मिलकर घर में जरूर की चीज पाइप से बनाने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले ससुर सुरेश जी के लिए बिस्तर बनाना तय हुआ, क्योंकि ससुर जी और सास को जमीन में बैठने से दर्द होता था और फिर सर्दी भी बहुत थी। मीरा ने 4 इंच के मोटे पाइपों का इस्तेमाल किया। पाइपों को रेक्टेंगुलर ढांचे में जोड़ा गया। जोड़ों को और मजबूत करने के लिए मीरा ने उसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फंसा दिए। ऊपर से गद्दी के लिए सुमन ने पुरानी बोरियों और साड़ियों को लंबी पट्टी में काटा। आरती और चुटकी ने मिलकर उन पट्टियों को पाइपों के बीच मछली के जाल की तरह बुना। जब पाइप का बिस्तर तैयार हुआ तो वो इतना हल्का था कि रिंकू उसे एक हाथ से उठा सकता था और इतना मजबूत कि 3 लोग उस पर आराम से बैठ सकते थे। अरे वाह बेटा मीरा, यह पाइप का बिस्तर तो रोई के बिस्तर से भी ज्यादा लचकदार है और ज्यादा आरामदेह भी है। ससुर जी के लिए बिस्तर तैयार करने के बाद अब लिविंग रूम के लिए सोफा तैयार करने की बारी थी। तो सबसे पहले कुर्सी सोफा। मीरा ने 1.5 इंच के पाइपों को यू शेप में मोड़ा और फिर इन पाइपों से कुर्सियों के आकार का बना दिया। और इसकी सजावट के लिए सुमन ने अपनी पुरानी सिल्क की साड़ियों को पाइप में लपेट दिया, जिससे प्लास्टिक छुप गया और वो महंगे फर्नीचर जैसा दिखने लगा। सेंटर टेबल 4 पाइप को जोड़कर स्टैंड बनाया और उसके ऊपर एक पुराना शीशा जो घर के मलबे में पड़ा मिला था उसे रख दिया। घर में बैठने के लिए कुर्सी और सोफा बनाने के बाद मीरा और दोनों देवरानियों ने मिलकर कपड़ों के लिए स्टोरेज बनाया। अलमारियां और स्टोरेज। मीरा ने दीवार के कोनों में पाइपों को सीढ़ी की तरह खड़ा किया। हर पायदान पर उसने 2 इंच के पाइपों को जोड़कर एक हैंगर बनाया। जूता रैक। दरवाजे के पास छोटे पाइपों को तिरछा काटकर एक स्टैंड बनाया जिसमें जूते और चप्पल बिल्कुल फिट आते थे। इसी तरह भाभियों और नंद ने मिलकर घर में सभी जरूरत का सामान पाइप की मदद से बनाया। और अब बारी थी घर में सजावट की।
वर्टिकल गार्डन और फ्लावर पॉट। मीरा ने 6-6 इंच की पाइपों के टुकड़ों को 45 डिग्री के एंगल में काटा और फिर इन्हें मेन पाइप वाली दीवार पर की मदद लेकर लगा दिया। आरती ने इसमें ताज़ा मिट्टी डाली और कुछ फूलों के पौधे